नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने विज्ञापन एक जारी करके यानी 153/2024 जारी करके बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 का द्वितीय का आयोजन करने के लिए आपको विज्ञापन जारी कर दिया है। और ये विज्ञापन जारी करके बताया है ये जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी इसकी तारीख आपको 26 अप्रैल 2024 से लेकर 4 मई तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अब मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस चैनल पे बहुत सारे शिक्षकों को ये चैनल की सामग्री और चैनल के तरीका पास कराया है सक्षमता परीक्षा में। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म फिल कैसे करें, ऑनलाइन परीक्षा कैसे दें, ये सबकी जानकारी यहां पे है। उसके बाद जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इस चैनल पे है और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि सारी की सारी स्टडी मटेरियल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चैनल से लाभ उठाया है और परीक्षा सक्षमता परीक्षा आपका यहां से क्लियर किया है। तो मैं प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। सारे को फोल्डर के माध्यम से बताया गया है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी चीजें हैं, सारा सिलेबस यहां उपलब्ध है। हर चीज का यानी 1 से 5 से लेके 11-12 तक सभी के सिलेबस इस चैनल पे आपको उपलब्ध है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने से लेके आपको पास करने तक की सारी जानकारी और व्यवस्था यहां उपलब्ध है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीजों को डाल दूंगा। उसके अलावा कुछ चीजें अगर स्टडी मटेरियल छूट जाती हैं, स्टडी मटेरियल छूट ही जाएगी क्योंकि बहुत वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, सारी चीजें वहां डली हुई हैं, तो जाके देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस नए आपको विज्ञापन में। कुछ विशेष नहीं है, वही सारा का सारा पुराना है, बस आपको डेट जानने हैं और कुछ नए जरूर जानने हैं। जैसे मान लिया पहले कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था, पैसा दे दिया, एडमिट कार्ड आ गया, नहीं दिया उन लोगों ने परीक्षा, अब क्या करना पड़ेगा? क्या फिर से रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? इसकी जानकारी मैं अभी आपको जरूर दूंगा। तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं कि संरचना क्या है। संरचना यानी इस एग्जाम की संरचना क्या है। हम लोगों ने जान लिया कि 26 तारीख से 4 मई तक इसका डेट है। ध्यान रखिएगा, इसमें बढ़ने की संभावना ना के बराबर है और परीक्षा भी बहुत जल्दी ली जाएगी। यह भी हो सकता है कि मई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा ली जाए। बात तो कही जा रही है कि 15-16 तक ली जाएगी, लेकिन परीक्षा बहुत जल्दी ली जाएगी। यह भी मेरी अपनी समझ है, तो हो सकता है वो 4 जून के बाद जाए, लेकिन ज्ञात सूत्रों से और बहुत सारे प्रमाणिक आपको वेब पोर्टल है और मीडिया है वो बता रहे हैं कि मई के लास्ट तक होगा। लेकिन मेरी अपनी जो समझ है वो 4 जून के बाद इसकी परीक्षा की संभावना बनती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और काम है। इसका वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के बाद आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अपलोड होगा, फिर आप डाउनलोड करेंगे डीपीओ के यहां से। तो कुछ चीजें हैं उसमें, खैर उस पर नहीं जाते हैं और देखते हैं कि संरचना क्या है। अब देखिए, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न जो है ये बहुवैकल्पिक होंगे, यानी एमसीक्यू लेवल होंगे। यानी एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं इन सब चीजों को आपको याद दिला रहा हूं, आप सभी ये बातें जानते हैं। अब देखिए, परीक्षा का विषय आप जिस संवर्ग में हैं उस संवर्ग के पाठ्य पुस्तक को आप देख के जाइएगा। इसके सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिलेबस उपलब्ध है हर कैटेगरी वाइज, 1 to 5 से लेके 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सब का उपलब्ध है आपको इस चैनल पे। तो आप उनके अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के
पढ़ाए जाने वाले सभी विषय का विवरण देख लेंगे। अब देखिए 1 से 5 के जो शिक्षक है इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं जुड़ा हुआ है, यानी अंग्रेजी सबको पढ़ना है, हिंदी, उर्दू अथवा बंगला। अंग्रेजी सबको पढ़ना है, अगर हिंदी के वो शिक्षक हैं तो हिंदी, अगर उर्दू के शिक्षक हैं तो अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी के शिक्षक हैं तो अंग्रेजी और हिंदी, अगर उर्दू के शिक्षक हैं तो अंग्रेजी और उर्दू, और बांग्ला के शिक्षक हैं तो अंग्रेजी और बांग्ला। उनसे प्रश्न उनको आएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए ये हमने देख लिया। अब देखिए इसका विषय कोड यह है। उसके बाद 6 to 8 में जिस भाषा के आप शिक्षक हैं उस भाषा से संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो आपको आप जानकारी आपको होगा ही कि 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, 150 के, जिसमें से 80 आपको आपके सब्जेक्ट से आने हैं, 40 आपको कहां से आने हैं, आपको जीएस से आएंगे, जीके जीएस से आएगा। उसके बाद लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज यानी भाषा से आपको 30 प्रश्न होंगे, यानी ये प्रश्नों की संख्या 150 होगा। और लैंग्वेज में अभी जो बात हुई ये वाली बात यहां आके लगती है। इससे 30 प्रश्न होंगे, इसमें आपको लगभग 8 से 9 प्रश्न या 10 के प्रश्न भी आपको अंग्रेजी से हो सकते, अंग्रेजी से होंगे ही होंगे। और शेष प्रश्न जो है या तो हिंदी से होंगे या उर्दू से होंगे या आपको बांग्ला से होंगे। ठीक है, यही बात अभी इसमें बताई गई। तो इस चीज को जानना जरूरी है कि कैसे आपका ये एग्जामिनेशन पैटर्न में। तो आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सारी जानकारी मैं इसी एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको जान लिया कि कितना हमें पढ़ना है और कितनी जानकारी हमें रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही बात हो गई, आपको 6 to 8 में भी हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं, 9 10th में भी वही होगा। 80 नंबर का जो उनको प्रश्न पढ़ना होगा वो उनके सब्जेक्ट से होगा, और 40 नंबर जीके जीएस से होगा, लैंग्वेज से सबको हो, लैंग्वेज सबसे होगा। ठीक है, 1 to 5 के लिए जो बात हो गई, और 1 to 5 के लिए इनके लिए जो 80 नंबर का प्रश्न होगा उसमें ज्यादातर हिंदी से प्रश्न आते हैं, उसके बाद उसमें ज्यादा मैथ से आते हैं। जो 1 to 5 की बात हो गई, तो 1 to 5 में अगर देख लिया जाए तो आपको 80 नंबर के जो प्रश्न आते हैं जो सब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्ट से होते हैं उसमें ज्यादातर हिंदी से आते हैं, व्याकरण से। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी के भी कुछ प्रश्न ज्यादा घुस जाते हैं उसमें, मैथ ज्यादा आता है, मैथ लगभग 30 के करीब आएगा। तो मैथ आप जरूर देख के जाइएगा, और मैथ बहुत हार्ड नहीं देख के जाना है, सारे समान सरलीकरण जो है वो आपको देख के जाना है। गुना भाग कैसे होता है, दशमलव के गुना भाग कैसे होता है, जोड़ घटा पूछा जाता है। बहुत ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग एकदम क्लियर और ठंडा रखे। बस ऑनलाइन परीक्षा कैसे देते हैं इसके लिए आप वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपलब्ध है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास कर जाइएगा। 9वां 10वां का हमने देख लिया। अब देखते हैं 11वां 12वां। 11वां 12वां में भी वही है। 11वें 12वें में हम लोगों को बस अपने सब्जेक्ट को और लैंग्वेज को रखना ही ध्यान है, और जीके जीएस सबका समान होगा ही। अब आते हैं कुछ पाठ्यक्रम पे, हमने चर्चा अभी कर ही ली। ये पाठ्यक्रम की बात कह क्या रहे हैं, हमने पाठ्यक्रम की बात पे चर्चा कर ली। पाठ्यक्रम क्या होगा, टीआरई 1 और टीआर2 के माध्यम से वही होगा, यानी 1 to 5 का जो लोग होगा 11 12 तक का के लेवल का प्रश्न होगा। 6 to 8 के जो होंगे उनका आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। उसके बाद 9 10th भी आपको ग्रेजुएशन लेवल, ये कठिन स्तर बता रहा हूं। 11 12 का आपको है पीजी स्तर का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी स्तर का तो कठिन स्तर रहेगा, और कठिन स्तर से आपको काम करना। अब देखना है परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न को भी मैंने समझा दिया, अभी इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 150 नंबर का प्रश्न होगा, और परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसके लिए भी अलग से वीडियो उपलब्ध है। सारी चीजें पुरानी ही हैं, बस आपको नए फॉर्म भरने हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 वाला आपका पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस वही होगा, और सिलेबस के लिए आपके लिए जाके डिटेल, सबके लिए डिटेल अलग अलग सिलेबस उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां भी डायरेक्टली मैं सारी चीजें शेयर करता रहता हूं। आइए, प्रश्न पत्र पैटर्न को हमने जान लिया, 150 प्रश्न होंगे, और सबके प्रश्न पे यहां मैंने अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा की है, इसको फिर से यहां बताने की जरूरत कोई है नहीं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की, देखिए वो सारी चीजें यहां पड़ी हुई है।
भाषा से 30 है, एक का कर देता हूं, जीके का 40 है, सामान्य विषय का 80 है, उसी तरह 6 to 8 है, उसी तरह 9 to 10 है, 11 12 है। अभी मैंने चर्चा की, उस पर समय गंवाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, अब देखते हैं अर्हता। अर्हता का क्या मतलब, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहां ये जो एलिजिबिलिटीज है, इसको थोड़ा सा हमको देखने की जरूरत, क्या अर्हता है। अब देखिए कह क्या रहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत सरकारी शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय। ध्यान रखिएगा, जो लोग कार्यरत हैं और नियुक्त हैं, यानी ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है, इसमें से कहीं कोई दो राय तो है नहीं, तो ज्यादा आपको कुछ करना है नहीं, ये गवर्नमेंट टीचर के लिए है। उसके बाद तो सबको पता है कि जो वर्किंग टीचर है उन्हीं के लिए है, ठीक है। अब देखना क्या है, अगला क्या है, अगला है वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब सम्मिलित नहीं हुए होने से मतलब यह हुआ है, या तो वो फॉर्म भर के नहीं सम्मिलित हुए, या उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था। यहाँ दो बातें निकल के आ रही है, या अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो या तो फॉर्म भरे हैं और शामिल नहीं हुए हैं, वो भी हो सकते हैं। जो लोग दिए हैं और फेल कर गए हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा प्रथम हेतु आवेदन पत्र भरा गया और परीक्षा शुल्क जमा किया गया, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, वे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, और सरकार ने यह रियायत दी है कि जिन लोगों ने प्रथम में पहले चरण में फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश यदि उन्होंने परीक्षा नहीं दिया है, तो उनको दोबारा पैसा देना नहीं पड़ेगा, और पैसा देना भी कम नहीं था, 1100 रुपए देना, ठीक है ना। या सभी कोटि के अभ्यर्थियों को, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, 1100, तो आपका वो बच गया। बहुत सारे लोग शादी विवाह आदि इत्यादि के चलते नहीं दिया था, संघ संगठन के आश्वासन पर नहीं दिया था, साथ थे, तो वो लोग दे सकते हैं। तो क्या उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या उनको फॉर्म जो है फिर से भरना पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आगे देते हैं। चलिए पहले हम अभी देख लेते हैं कि और अर्हता क्या क्या कहता है। क्लियर है। अब देखिए अर्हता में यहां क्या कहा गया है कि आगे है जिन अभ्यर्थियों का आपको क्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटित नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, प्रथम विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वे वैसे शिक्षक बेहतर प्राप्तांक हेतु सम्मिलित हो सकते हैं। मान लीजिए प्रथम विकल्प भी मिला है, लेकिन चाहते हैं कि ज्यादा नंबर चाहिए, वो भी फिर से आपको अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को दूसरा तीसरा विकल्प मिला है और वो प्रथम आवंटन चाहते हैं, संतुष्ट नहीं आवंटन से, वो भी हो सकते हैं। घ और अंग, ये और अ का सक्षमता परीक्षा द्वितीय में जिला आवंटन हेतु दिए जाने वाले 3 विकल्पों के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार पुनः जिला आवंटन होगा। अब इस दोनों कंडीशन में जो लोग परीक्षा देंगे, उनका जो विकल्प दिया जाएगा उस आधार पर फिर से जिला आवंटन होगा। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला उसमें आपको मैटर करेगा, नहीं। यानी जो लोग ज्यादा नंबर और चाहते हैं वो दोबारा भर सकते हैं, जो लोग अपने जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है वो भी भर सकते हैं। क्लियर है। आइए देखते हैं परीक्षा जो है उसकी शुल्क क्या होगी। जो लोग नए लोग होंगे उनको जानकारी होगी कि 1100 सबके लिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, यानी जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, यानी डिफरेंटली एबल्ड और महिला, इन किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, सभी कोटि के लिए 1100 है। परीक्षा का पैटर्न सीबीटी माध्यम से आपको होगी, यानी 2.5 घंटे का होगा। यानी कितना हो गया 2.5 घंटा, 120 150 मिनट, ठीक है, यही ना हुआ। 2 घंटा 30 मिनट, 150 प्रश्न है और 150 मिनट, यानी एक प्रश्न पर आपको क्या मिलता है, 1 मिनट मिल रहा है। और जहां तक ऑनलाइन की है, कैसे परीक्षा देते हैं, आप जाके इस चैनल पे बिहार बोर्ड द्वारा जिस तरीके से परीक्षा ली जाती है, कैसे ली जाती है, उस सारा का वीडियो उपलब्ध है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं उत्तीर्णांक कितना नंबर आएगा तो पास कर जाइएगा। 40 नंबर अगर जनरल को आता है तो वो पास हो जाएगा। यानी सामान्य के लिए एक ही उदाहरण देता हूं, 150 नंबर का
कितना है प्रश्न, इसका 40% निकालिएगा तो कितना होगा, 15 चौका 60 नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, जनरल वाला पास हो जाएगा। उसी तरह पिछड़ा वर्ग को अगर 36.5 नंबर आ जाता है तो पास हो जाता है। ईबीसी के लिए अति पिछड़ा वाला को 34 नंबर आ जाता है तो वो पास हो जाते हैं। एससी एसटी वाले हैं वो 32% से पास हैं। जो भी दिव्यांग है वो भी 32% से पास है। और जितनी महिलाएं हैं सब की सब के लिए 32%। क्लियर है, यानी किसी भी कोटि की वो महिलाएं हो, अगर वो फीमेल है तो उनको मात्र 32% मार्क्स लाना है। तो महिलाएं इस पे ध्यान दें, अपना लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ना ठीक रखे। जो लोग अगर जिनका पिछले में मार्क्स गड़बड़ हो गया तो परीक्षा का तो अनुभव हो ही गया होगा, आप बस अपने लैंग्वेज को ठीक करें, हिंदी और मैथ की जानकारी बस इधर ठीक ठाक कर लें। बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछ के वो आपको सारा काम ठीक कर देता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन होती तीन जिलों का आपको विकल्प दिया जाएगा। पुरानी बात, सारी बात पुरानी है। उसके बाद देखिए 12, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के डीपीओ के से लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित है। यानी आप जब रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर देंगे तो होगा क्या कि डीपीओ अपने आधार पे लॉगिन करके आपकी जांच करेंगे, और अगर वो आश्वस्त हो जाएंगे कि आप जेन्युइन हैं और आप नियोजित शिक्षक हैं, यानी आप कार्यरत हैं, तभी डिजिटल साइन करेंगे। ठीक है, वो जब तक आश्वस्त नहीं होंगे नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग का डिजिटल सिग्नेचर पिछली बार अटका हुआ था और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, इसलिए बारीक नजर इस पे रखी जाती है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता, पति, जन्म तिथि और योगदान तिथि इत्यादि सही भरा जाएगा, और ये भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। ध्यान रखना है, परीक्षा जब आप भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पति और पिता का नाम एकदम सही होना चाहिए, और सब में तनी अने चली हो जाएगा। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही होना चाहिए, एकदम सही हो तबे कीजिएगा। हड़बड़ी ज्यादा हो तो कम से कम 3 गो चीज जरूर जांच कर लीजिएगा, अपना नाम भी। परीक्षा के पश्चात मूल प्रवेश गुम हो जाने पर सक्षमता परीक्षा फिर से देना होगा। ये पहले वाला ही है, सारा बात पहले वाला है। ठीक है, अब आगे है कि समिति द्वारा निर्गत आपको प्रवेश पत्र आप अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला आपको, देखिए ये एक तो यहाँ डिजिटल साइन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये डाउनलोड किया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा, और फिर जाके क्या कह रहा है कि डाउनलोड किए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा माह दिसंबर 2023 के, वही पुरानी कहानी है, वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। अब देखिए क्या है, वही पुरानी बात है, डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा, आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे पेमेंट करने के बाद। आप उसके बाद होगा क्या कि भौतिक सत्यापन के लिए जाएगा, यानी डीपीओ उस पे अपने से फिजिकली हस्ताक्षर करेंगे, और शिक्षक के आधार कार्ड, नियोजन कार्ड द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र फोटो का मिलान कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उस प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, यानी एक बार तो ऑनलाइन डिजिटल किया, उसमें दोबारा वो फिजिकली करेंगे, जिसमें आप अपना नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र है, फोटो आपका मिलान होगा, आधार कार्ड, ये सब लेके जाइएगा, वो कर लेंगे। वैसे हड़बड़ी इतना ना होता है कि लोग देखो ना करता है, लेकिन वो आश्वस्त हो जाते हैं डिजिटल के साइन ही है, लेकिन वो देखते हैं आप इसको लगाना जरूरी है। और ये दो, जब भी आप जाइएगा अपने डीपीओ के यहाँ तो इसकी 2 प्रति लगाइएगा जरूर। ठीक है, 2 प्रति लगाइएगा, अगर रिक्वायर्ड होगा आधार कार्ड, नियोजन कार्ड की, तो आप जरूर वहां की दीजिएगा। 16 में क्या है, परीक्षा के बाद आपको एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी परीक्षा के बाद समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी 6 प्रति आप जरूर अपने पास रख लें। परीक्षा देके जब आइएगा तो क्या होगा, वो जो डीपीओ कार्यालय है ना, जिला का जो कार्यालय है वहां वो रख लिया जाएगा, और इसकी 6 प्रति आप अपने पास रख लेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा थंब इंप्रेशन तथा बायोमेट्रिकल मिलान
किया जाएगा। मूल एडमिट कार्ड आपको अपलोड कर और कार्यालय में सुरक्षित रख लिया जाएगा। क्लियर है? ये परीक्षा की बातें बहुत सारी, लगभग हमने बहुत सारी बातें जान ली। अब देखते हैं कि और क्या जानना हमको जरूरी है। आइए देख लेते हैं कि और क्या है ऐसा कुछ जिसको हमें जानना है। इसके हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, आपको जानकारी लेने में और आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं क्या है। अब यहां कहा गया है, 7वां में एक बात कही गई है कि शिक्षक वैसे शिक्षक जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिकल करने के लिए, देखिए आईसीटी लैब में चले जाएगा संध्या 5 बजे के बाद। ये पहले वाली कहानी है। आपको मैं जरूर बता दूं कि इस चैनल पे उपलब्ध है, आपको ऑनलाइन परीक्षा कैसे देते हैं उसको देखिएगा। आप लोग किसी भी डाइट बैट में जाके 7:30 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। 5 बजे के बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए बात कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा। ठीक है, ये वही प्रक्रिया है। थंब इम्प्रेशन होगा, बायोमेट्रिकल होगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिकल का मिलान भी किया जाएगा, जैसे सब लोगों का अभी हो गया है। जिला कार्यक्रम स्थापना, यह ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार के न्यायिक, और देखिए कोर्ट में अगर कोई आपसे संबंधित है शिक्षक से तो उसके लिए है। 20वां है, यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित और कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इसके इतर किसी भी सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए, सीधी सी बात है, ये कार्यरत जो शिक्षक हैं और जिन पे किसी प्रकार का कोई केस कास प्राधिकरण में नहीं चल रहा है उनके लिए। ज्यादा डिटेल में समय खराब होगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, फंबल भी हो रहा है मुझसे। शिक्षकों द्वारा जिला कार्यक्रम स्थापना के माध्यम से ऑनलाइन भरें। परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। क्लियर है? आप जिस तरह से शिक्षक द्वारा अपने जिला कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र के विवरण के आधार पर, क्योंकि आप भरते हैं, ये जाता है डीपीओ के लॉगिन के, वहां से वो सबमिट होता है तो बीएसईबी के पोर्टल पे जाता है, और वहां से समिति अगर आश्वस्त होने के बाद प्रवेश पत्र निर्गत करता है। और प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने मात्र से परीक्षा अभ्यर्थी पात्रता की संपुष्टि नहीं होती है। उस एडमिट कार्ड पर फिर से आपका दस्तखत होता है। किसका? डीपीओ का, फिजिकली, जिस पे चर्चा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है। 22वां क्या है? परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया में परीक्षा फल प्रकाशन व प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के बीच में परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात शिक्षकों के सेवा काल में यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संबंधित इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था, हाँ वही, अगर आपको पाया जाता है और जांच में पाया जाता है इस परीक्षा के दौरान और देने के बाद भी कि आप योग्य नहीं थे, तो आपको का परीक्षा फल और प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। आगे क्या है? ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की जमा करने की तिथि। अब देखिए आ गया अब इस महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा फल जमा करने की तिथि। देखिए 26 तारीख से लेके 4-5 तक तो आवेदन स्वीकार किया जाएगा। लिख रहा है कि निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ऑफलाइन से होगा नहीं। और परीक्षा शुल्क आपको 26 तारीख से लेके 4 तारीख तक भरा जाएगा। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, देखिए भरने की विधि है, आप BACD-Sakshamta.com पर जाकर क्लिक करें और सक्षमता ऑनलाइन पर का लिंक खुल जाएगा। देखिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ध्यान रखिए, पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका फॉर्म भरना है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है इसका भी लिंक उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कैसे फॉर्म भरना है इसका भी लिंक उपलब्ध है। तो आप जाके वहां देख लीजिएगा, इस चैनल पे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है और चैनल पे उपलब्ध भी है, आप उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। तो यही है, जाके आपको सक्षमता वाले वेबसाइट पर BACD-Sakshamta.com पे जाना है और वहां जो भी लिंक है अकॉर्डिंगली क्लिक करके उसको कर लेना है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत संभाल के रखेंगे, सारा काम उसी से होगा। उसी पे बार बार चीजों का इंफॉर्मेशन, आपका कब डिजिटल साइन हुआ, कब आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो गया, कब आपका एडमिट कार्ड फाइनली आ गया, अलॉट हो गया, ये सारा चीज का जानकारी आपको मिल जाता है। क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा कि अब ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले उनके पास उनका मेल आईडी, अभी जो मैंने कहा, और मोबाइल नंबर मौजूद है।
ऐसा नहीं कि पुराना लड़का चला रहा है, ईमेल आईडी आपको पते नहीं है, भर दिए। नहीं, जो आपके पास है, इसीलिए कि उसमें सूचना आएगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो आपके हाथ में रहता है। ध्यान रखिएगा। 26 नंबर, उपरोक्त वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में होगी। अभी जैसे मैंने बताया, पहले पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म भरना, अभी जैसे मैंने बताया फॉर्म भरना, उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा तो भुगतान का मामला आएगा। अब ये देखते हैं पंजीकरण। अब पंजीकरण कैसे करना है, क्या करना है, वो पता हो जाएगा, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। लिखा हुआ है, चूंकि इस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि सारा चीज बताऊंगा। पंजीकरण, प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, जब आप जाएंगे तो अब दिखेगा उसको रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा और रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे और रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के पश्चात आवेदक को अपने उस पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आएगा और ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि मोबाइल को अपने पास रखेगा। यूजर आईडी आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी रहेगा और जिसका उपयोग लॉगिन के लिए आगे आप कर सकते हैं। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। फॉर्म भरना, आवेदक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड जिसके सहयोग से पोर्टल के पेज पर लॉगिन कर सकेंगे और लॉगिन करने पर आवेदन पत्र खुलेगा और आवेदन पत्र पर कुछ बॉक्स पूर्व से भरे गए होंगे, क्योंकि वो आपने पूर्व से इसलिए भरे गए होंगे क्योंकि आपने कुछ चीजें आपने रजिस्ट्रेशन में कर दी है। ठीक है, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया, वही बात मैंने कहा जो वही कह रहा है। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत और शिक्षण शैक्षणिक विवरण भरेंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क की बारी आ गई। ठीक है, यानी ये जो तीसरी बारी थी यहाँ पे, अब आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और तत्पश्चात सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में से किसी एक पेमेंट गेटवे को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कितना करना है आपको ध्यान है ना, 1100 रुपया सबके लिए, यहाँ कोई छूट छाट नहीं है। अब देखिए अपलोड रंगीन फोटोग्राफ के बारे में यहाँ कही जा रही है। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ, देखिए अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक होना चाहिए और उसको 3.5 cm से ले 4.5 cm के बीच होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है ना उसकी जो साइज है ये ध्यान रखना है। रंगीन फोटोग्राफ हाल में खींचा हुआ होना चाहिए और फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए, एकदम आंख ताकते हुए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी को आंखें और चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। काला चश्मा ध्यान रखना है, काला चश्मा, आप अगर चश्मा पहनते हैं नजर वाला तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ कह रहा है काला चश्मा इसलिए लिख दिया है। प्रमाण पत्र को अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्र को स्वाभिप्रमाणित करके, ध्यान रखिएगा स्वाभिप्रमाणित करना है, किसी ने गजटेड ऑफिसर के फेर में नहीं पढ़ना है, अपने से करके उसको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, स्वाभिप्रमाणित कीजिएगा तब उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो स्वाभिप्रमाणित करने के लिए सबका फोटो कॉपी कराना पड़ेगा तब उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, मैट्रिक यानी 10वां का प्रमाण पत्र, अंक पत्र यानी दोनों, इंटर का 12th और का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों। ध्यान रखिएगा, और 1 to 5 शिक्षक है तो इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्नातक और भी किए हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको करें, लेकिन जो अर्हता है यानी 1 to 5 शिक्षक के लिए आपकी अर्हता इंटरमीडिएट है तो इन दोनों को तो भरना ही पड़ेगा और दोनों का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये डाल दी वो नहीं डाल दी, दोनों डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है 6 to 8 के लिए स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। देखिए 6 to 8 के लिए तीनों, ठीक है, जरूरी है। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अगर आप 9-10 तक तो है तो ये तीनों डालना पड़ेगा। अगर 11-12 तक जाते हैं तो ए बी सी डी, क्योंकि उनकी अर्हता है। तो जिस कोटि के शिक्षक हैं तो उसकी अर्हता जो आपको शैक्षणिक योग्यता है उसको आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं बीएड, डीएलएड, बीलिस, पीलिंग, अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र और अंक पत्र, सर्टिफिकेट और अंक किसका, बीएड का, डीएलएड, बिलीव का, चाहे अगर आप ये शारीरिक शिक्षक हैं उसके लिए जो होता है आप वो सब आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यदि 1 to 5 में जिसपे बहाल हुए, डीएलएड पे बहाल हुए तो डीएलएड का डालिएगा।
ऐसा नहीं कि डीएलएड पे बहाल हुए हैं, 6 to 8 की मान लीजिए टीचर है और डीएलएड पे बहाल हुए हैं, अब बाद में बीएड कर लिया तो बीएड का डाल दिया, नहीं, जिसपे बहाल हुए वही डालिएगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट, सीटेट, एस्टेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र पिछली बार एडमिट कार्ड की बात कही थी उसने, यहाँ जिक्र यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र से की बात हो रही है, पिछली बार वहां उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, वहां उसके बाद उसने कहा था कि एडमिट कार्ड या ऑब्लिक प्रमाण मार्कशीट कहा था, तो एक ही चीज ही मिला है। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पर, यहाँ ध्यान रखिए दक्षता भी है, या लिखना भले छोड़ दिया होगा उसमें। दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, ये सारी चीजें जब भरिएगा तो सबका स्कैन कॉपी तो आपको रहेगा ही रहेगा, आप स्कैन कॉपी आप उसको फोटो कॉपी कराइएगा, फिर उस पर दस्तखत कीजिएगा, तब ना फिर स्कैन कराइएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय व्यू और क्लिक करके भरेगा, हम लोग को देख लेंगे, उसके बाद वो सबमिट करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो सबमिट आपको सुधार उसमें रख लेंगे। देख लीजिए क्या कह रहा है कि व्यू बटन क्लिक करके भरेगा ऑनलाइन फॉर्म को पुनः जांच कर लें, यदि ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करके वांछित सुधार करें, उसके बाद आवेदन पत्र को सेव करें, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा यूजर आईडी पासवर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए, नहीं तो कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसको आएगा वो ना करेगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर गलत होगा, आप ध्यान, जब मान लिया साइबर में भी भरवाते हैं, साइबर कैफे में, तो ध्यान से देखिएगा कुछ अंट का संट नहीं भर दे, ठीक है, उसको जल्दी रहती है, इसलिए आप अपना काम ठीक से कराइएगा। घोषणा पत्र, देखिए आपको घोषणा पत्र भी देना होता है ना, और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का प्रयोग वर्जित है, हस्ताक्षर कभी बड़े अक्षरों में नहीं किया जाता है, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे और सुरक्षित अपने पास संधारित रखेंगे। अब भरेगा आवेदन पत्र में से किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति का वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। आइए आगे देखते हैं 36। इस परीक्षा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन पत्र भरने के क्रम में अपनी सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा, त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, यही बात कहिए। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लॉगिन किया जाएगा, उसके अप्रूव रिव्यू रिजेक्ट वहीं से होगा। यदि आपके आवेदन को जिला पदाधिकारी द्वारा रिव्यू में डाला जाता है तो अभ्यर्थी अपने आवेदन से वांछित सुधार करेंगे, आपको पास रिव्यू का होगा तो आपके पास वो आ जाता है, वही बात है, ये आपको रिव्यू सबमिट के लिए आप उसको होशियारी से कीजिएगा। परीक्षा आवेदन पत्रों में विवरणों में शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में तो आप जो है सही ढंग से और सब कुछ सही ढंग से अपनी सारी जानकारी दीजिएगा। यहाँ है आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरण के आधार पर समिति उनका प्रवेश पत्र निर्गत करेगी, सीधी सी बात है। यहाँ यह चीज देख लेना है कि आवेदक को सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र पर प्रपत्र के समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अब देखिए क्या आवेदन पत्र का प्रपत्र जो है वहां अपलोड किया गया है, आवेदक को परामर्श दिया जाता है वे प्रथम आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और सब पर पेन से भर लें और बाद में उसी अनुसार शुद्धि से आप उसको क्या करेंगे, भर के या उसी के अनुसार आप फिर से आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक से। देखिए ठीक है, यही है। वैसे इच्छुक आवेदक जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफे के माध्यम से भर रहे हैं उन्हें परामर्श दिया जाता है स्वयं साइबर कैफे बैठकर, अभी जो मैंने बात कही वो यहाँ इन्होंने भी ऑफिशियली बता दिया। यानी साइबर कैफे में जाए तो सारा चीज ढंग से करके दोबारा जांच करके एडिट करने का व्यवस्था है तो एडिट करके उसके बाद उसको करा अपने से कर रहे हैं तो आप करिए लीजिएगा, साइबर कैफे वाले के भरोसे रहिएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय ईबीसी के आवेदक द्वारा पोर्टल पर त्रुटिवश ईडब्ल्यूएस गलती से दिखता है की तरह श्रेणी तथा ईडब्ल्यूएस का ईबीसी भरा जाता है, अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा और उक्त के आधार पर जिला आवंटन होगा, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। दिखता है की तरह है लगभग त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम
जिला आवंटन प्रभावित हो सकता है। इससे आपका जिला आवंटन और परीक्षा का रिजल्ट प्रभावित होगा। और इससे ये आपकी ही पूरी जानकारी है, ये तो गलती भले हुआ, आप उसी के अनुसार जाइएगा। अतः आवेदक आरक्षण जो है ना श्रेणी अपनी सतर्कता से भरेंगे। उसके बाद निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निर्गत, प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र के लिए विवरण युक्त प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके अलावा कुछ यहाँ दिया गया। अब एक और चीज है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। प्रधान शिक्षक में जैसे कि जो लोग पूर्व में भर चुके, ये मैं अपनी अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें कहीं लिखा नहीं है, जो लोग पूर्व से फॉर्म भर चुके उनके लिए क्या होगा देखिए, और पेमेंट कर चुके हैं, 1100 पेमेंट है, कम पैसा है भी नहीं। इन्होंने कहा है कि उनको दोबारा पैसा नहीं देना पड़े, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, करना क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले से होगा ना, तो रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन जब कीजिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जितना मुझे समझ है आपको फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका पूर्व वाला ही चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका पूर्व वाला ही चलेगा, लेकिन अब की बार करना होगा कि आपको जो है ये फॉर्म दोबारा भरना पड़ सकता है। मुझे लगता है फॉर्म दोबारा आपको भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में ही आपको ये चीजें या भी हो सकता है कुछ और सुधार भले उसने किया हो, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन आपको लास्ट में हो सकता है, या तो रजिस्ट्रेशन हो गया फॉर्म में, या तो एडिट करने का कुछ ऑप्शन दे देगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, फॉर्म दोबारा भरने के लिए देगा, और जो पेमेंट वाला ऑप्शन हैगा वहां उसने प्रधान शिक्षक की तरह वहां डिटेल कर दिया होगा कि आपका पेमेंट फलाने तारीख को हो चुका है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं, आप पूर्व में भर चुके हैं, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और देखिएगा कि फॉर्म दोबारा भरने के लिए आपको कहेगा वो, और पेमेंट वाला ऑप्शन जो होगा ना, उस ऑप्शन को उसने क्या किया होगा, डिसेबल कर दिया। ठीक है, उसको उसने डिसेबल कर दिया होगा। ये है पहले से भरे वाले। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं दिया है उन्हीं लोगों के लिए तो पैसा उनको दोबारा नहीं लेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन आईडी पुराना वाला होगा, अपना मोबाइल नंबर, अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो पासवर्ड अगर भूल गए होंगे, पासवर्ड भूल करने वाले से क्या जरूरत है, उसको क्या कीजिए, रिट्रीव कर लीजिए, उसको रिट्रीव कर लीजिए, दोबारा से फॉरगेट पासवर्ड करके फॉरगेट पासवर्ड कीजिए और दोबारा अपने मोबाइल पे मंगवा लीजिए, काम खत्म है। तो यह कहानी है इस फॉर्म के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन सारी जानकारी मैंने आपको यहां दे दी। यदि किसी भी तरह की किसी भी सामग्री की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम के चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा, और पूरी जानकारी मैंने प्रयास की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले। और इसके अलावा छोटी छोटी जो जानकारियां हैं सबको अलग अलग पार्ट में वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है, जाएं और देखें। अभी तक जाके सिलेबस अपना जरूर देख लें, डिटेल सिलेबस। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ और नए इंफॉर्मेशन के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं, आप जल्दी सक्षमता परीक्षा पास करें और राजकर्मी बने और विशिष्ट शिक्षक बन के बच्चों की सेवा करें। हाँ, जरूर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वोट का समय आ रहा है, वोट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।